बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, तमगे दिए गए हैं 23 मार्च के दिन में। आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग खबर है वो तो ये है, और क्राइटेरिया ही तब्दील कर दिया। यानी एक दौर में ये तमगे मिलते थे तो इनकी बड़ी वैल्यू होती थी, और उन शख्सियात की वजह से होती थी जिनको ये तमगे मिलते थे। बहुत बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तान में जिनको ये तमगे मिले हैं। बहुत बड़े बड़े अदीब हैं, बहुत बड़े बड़े शायर हैं, जिन लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जिनका पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात हैं, जिन लोगों की, उनको ये तमगे दिए जाते थे। और उस वक्त तमगों की वक़्त भी होती थी। लेकिन अब ऐसे लोगों को तमगे दिए जा रहे हैं। यानी मैं अगर सिंपल एक चीज़ जो मैंने गौर किया वो ये है कि जिन लोगों को ये तमगे मिले हैं उनके नामों को आप पढ़ें तो आपको एक चीज़ का आइडिया होता है कि ये तमगे बुग़्ज़े इमरान खान में बांटे गए। सिंपल इज़ दैट। यानी आप सिंपल देखें ना, गौर करें उसके ऊपर, तो वो लिस्ट आप पूरी निकाल लें। जो शख्स भी इमरान खान के बुग़्ज़ के अंदर मुब्तला रहा या उसके खिलाफ कार्रवाइयां डालता रहा या एस्टेब्लिशमेंट का टाउट बना रहा, उन लोगों को ज्यादातर ये तमगे मिले हैं। बहुत कम हैं जो ठीक लोग हैं, ज्यादातर लोग जो हैं वो इसी तरह के हैं। मिसाल के तौर पे जिन सहाफ़ियों को मिले हैं वो सारे इस बारे में मकबूल हैं कि वो इमरान खान के बुग़्ज़ में नहाए हुए हैं। यानी बहुत बुरी तरह वो इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला है, या वो एस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत के टाउट्स का किरदार अदा करते रहे। ज्यादातर ऐसे ही है। और इसके बाद जनाब उमर फारूक साहब, ये वो हैं जो तोशाखाना वाली जो घड़ी वाला केस था उसके अंदर एक बड़े अहम किरदार थे इमरान खान साहब के खिलाफ, इनको भी मिल गया। फिर ख्वाजा अनवर मजीद साहब, ये बहुत बड़ी शख्सियत है जनाब, आसिफ अली जरदारी साहब के दोस्त हैं, और ये जिन हवालों से मकबूल हैं, जाली बैंक अकाउंट का जो स्कैंडल था वहां से इनको शोहरत मिली थी। सिंध में शुगर मिलों के मालिक हैं। ओमनी ग्रुप के सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी दोस्त ख्वाजा अनवर मजीद को पाकिस्तान के दूसरे बड़े सिविल एजाज हलाले इम्तियाज से नवाज दिया गया। ये माजिद निजामी साहब ने इसको ट्वीट किया, जर्नलिस्ट हैं। और अहमद इसहाक जहांगीर साहब DG FIA, इनको भी मिला है। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन, इनको भी मिला है। ये लोग खासे मकबूल हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कुचलने के हवाले से। तो ये जनाब क्राइटेरिया रह गया पाकिस्तान में तमगे बांटने का और तमगे देने का। इस मौका पर जो दूसरी चीज़ बड़ी अजीब हुई वो सदर पाकिस्तान की तकरीर थी। यानी ये तो हमें पता था कि आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं, वो बात नहीं कर पाते सही तरीके से, या वो उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह वो माजी में हुआ करते थे। लेकिन आज तो वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं जरदारी साहब। जब उन्हें खड़ा किया गया तकरीर करने के लिए तो उनसे चंद अल्फाज भी ठीक तरीके से नहीं पढ़े जा रहे थे, क्योंकि उनके सामने एक तहरीरी तौर पे डॉक्यूमेंट मौजूद था जिसे उन्होंने पढ़ना था, एक तकरीर थी। तो जरदारी साहब वो नहीं कर पा रहे थे, बार बार अटक रहे थे, बार बार रुक रहे थे। सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस के, और जिस तरह उन्होंने ये तकरीर की, जिस तरह तरले मिनटों के साथ उनकी तकरीर मुकम्मल हुई, वो इंतहाई अफसोसनाक है। और फितनतुल खवारिज के खिलाफ वो तकरीर कर रहे थे और बड़े बुलंदोबांग दावे और दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की वो बातें कर रहे थे। लेकिन उनके अंदर वो जान नहीं थी, उनके अल्फाज में वो जान नहीं थी। पाकिस्तानी इससे बेहतर सदर डिज़र्व करते हैं, लेकिन क्योंकि इनके ऊपर नज़र आकर ठहरी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, तो जाली फार्म 47 की हुकूमत बनाने के बाद आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाया गया। अब ये शर्मिंदगी हमारे साथ ही है। यानी जब तक अब ये रजीम चलेगा ये वाली शर्मिंदगी हमारे साथ ही है जनाब। अमेरिकन बहुत शर्मिंदा होते रहे, उन्होंने तंग आके जान छुड़ाई जो बाइडन से, और इतने नाराज हुए कि जो बाइडन की पार्टी को मकबूलियत के बावजूद फारिग कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहां पे इलेक्शन जीत गए। जो बाइडन ने इतना बेड़ा गर्क किया अपनी पार्टी का, अब उसी तरह का एक तोहफा हमें मिल गया है। ऐसा लगता है कि जो बाइडन से बड़ी मुतासिर है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, तो जो बाइडन टाइप का बंदा लेकर आए, इस तरफ चल पड़ता है तो इधर ही चल पड़ता है, इस तरफ चल पड़ता है, जो बोलता है उसको समझ ही नहीं आती मैं क्या बोल रहा हूँ। अल्फाज टूट टूट कर उनकी अदायगी हो रही है, ना कोई लहजा है ना कोई और चीज़ है। हालांकि एक दौर था जरदारी साहब बड़े मजबूत आदमी दिखाई देते थे, बड़े ज़बरदस्त तरीके से बात करते थे, लेकिन देखें हर उरूज को जवाल है। और अल्लाह ताला ऐसा जवाल किसी को भी ना दे कि जिनके खिलाफ ये जिद्दोजहद के दावे किया करते थे आज उन्हीं के साथ खड़े हैं, बल्कि उनके जूते भी हाथों में हैं और पॉलिश भी कर रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है। नाजरीन, इस मौके पे 23 मार्च के हवाले से एक ISPR ने नगमा जारी किया है, और इस मरतबा जो गुलूकार चुने गए वो इस रीजन के जो
मकबूल तरीन गुलकार हैं उनमें से एक आतिफ असलम साहब। ये बड़े शानदार गुलकार हैं, बेशुमार इंडियंस, पाकिस्तानी और जितने भी लोग उर्दू बोलते हैं वो सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त उनकी आवाज़ है। बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उर्दू नहीं भी बोलते, पश्तो बोलते हैं या और ज़बानें बोलते हैं, वो भी आतिफ असलम साहब को सुनते हैं तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के वो गुलकार हैं। अब उनको जनाब चुना गया ताकि मकबूल हो जाए ISPR का नगमा जो 23 मार्च को जारी किया जा रहा है। तो वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, आतिफ असलम बगैर म्यूजिक के गुनगुना के भी अपनी कोई वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दें तो वो मिलियंस में चली जाती है। वो इतने मकबूल गुलकार है। वैसे ही गा के ना किसी के साथ बैठ के बगैर म्यूजिक के भी आतिफ असलम अगर गाएगा और वो सोशल मीडिया पे जाएगा तो वो मिलियंस के अंदर वीडियो जाएगी। यहाँ 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए हैं और 1.5 लाख तक ISPR के चैनल पे ये वीडियो नहीं पहुंची। और ये 1.5 लाख भी वो हैं जो डाई हार्ट किस्म के फैंस हैं आतिफ असलम के, और उनको तो ये खोलना था और देखना था कि आतिफ असलम का नया सॉन्ग आया। इसमें बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, ओवरसीज भी हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग भी हैं। बहरहाल आतिफ असलम साहब का जो एक इन्होंने कोशिश किया कि उनकी मकबूलियत को इस्तेमाल करें, ISPR का काम बन नहीं रहा, बात बन नहीं रही। सोशल मीडिया पे बहुत ही बुरे हालात हैं ISPR के लिए या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। सोशल मीडिया पे बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ही पतले हालात हैं। वो कोई भी नैरेटिव बना नहीं पाते। हालांकि 2-3 चैनल्स भी लॉन्च किए गए, एक काला चैनल है, एक लाल चैनल है। वो बेचारे दिन रात कोशिश करते रहते हैं। मेरे ख्याल में जिन्होंने काला चैनल लॉन्च किया वो जल्दबाजी का शिकार हो गए। उन्हें चाहिए था कम से कम 1-1.5 साल इस चैनल को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से चलाते और किसी को पता ही ना चलने देते कि ये चैनल उनका है। लेकिन वो काला चैनल जो बैक एंड बैठ के जो लोग ये काला चैनल चला रहे हैं उन्होंने जल्दबाजी की और जल्दबाजी में अपना नैरेटिव, अपने बंदे वो इन करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो वक्त से पहले अवाम में एक्सपोज हो गया। तो काले चैनल की इन्वेस्टमेंट बज़ाहिर तो डूब रही है, फिलहाल तो ऐसा ही दिखाई देता है। आतिफ असलम वाला जो वेपन इस्तेमाल किया गया वो भी कोई ऐसा सच काम नहीं आया। नाज़रीन, इतने सारे लोगों को तमगा इम्तियाज मिला, मुझे याद आ रहा था इस्लामाबाद में हमारे एक SHO है अशफाक वड़ाई साहब, इन्होंने बड़ी मारकुट की है। जिसको इनको कहा गया है इन्हों फेंटा ला दे, उन्होंने जाके लगा दिया। जो काम इन्हें कहा गया इन्होंने कर दिया। तो अशफाक साहब को भी मिलना चाहिए था तमगा इम्तियाज, इनको ना मिलना एक जुल्म और ज्यादती है, इनको भी मिलना चाहिए था। 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी इज्तिमा ना करने की इजाज़त मिली पूरे पाकिस्तान में। हत्ता के जो अफ्तारियां वो करना चाह रहे थे वो भी उनको नहीं करने दी गई। बहुत सारे छापे और गिरफ्तारियां हुई हैं। ये पूरे पंजाब से नाज़रीन इतलात आई हैं। यानी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई हैं मेरे अपने मोबाइल फ़ोन में या जो मेरी अपनी मुख्तलिफ ज़राए से मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसके मुताबिक तो पंजाब का कोई शहर ही नहीं बचा और कोई ऐसा काबिल ज़िक्र बंदा नहीं बचा जिसने रैली निकालनी हो या लोगों को निकालना हो, उसके ऊपर अटैक ना किया गया हो। बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब में अटैक किया गया, क्रैकडाउन किया गया। कल रात को पुलिस यही काम करती रही। यानी इबादत वाली रातें हैं, आखिरी अशरा रमज़ान का चल रहा है और ये धड़ाधड़ छापे मार रहे हैं, धड़ाधड़ लोगों को परेशान कर रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा ने बड़ा जोर लगाया और रैलियां निकाली इसके बावजूद पंजाब में, और पुलिस की फस्तायत के बावजूद हर जगह से रैलियां रिपोर्ट हो रही हैं, लोग निकल रहे हैं छोटे शहरों में, बड़े शहरों में, और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी करते हैं और यौम पाकिस्तान भी मनाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सारी कोशिश की जाती है दबाने की, लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ दबती नहीं है इनसे। नाज़रीन, एक चीज़ और हो रही है और ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं पहले भी कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ कि इस वक्त जो निशाना है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का हमायती सोशल मीडिया है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के खिलाफ सारे के सारे लोग गैंगअप हो गए हैं और इसमें जो लोग शामिल हैं आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बड़ा तगड़ा ग्रुप तैयार कर लिया गया है। बहुत सारी शख्सियात आपको आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर हमला आवर होती हुई नजर आएंगी। इसमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लोग भी होंगे और जो लोग अपोजिशन कर रहे हैं, सेनेटर्स या कौमी असम्बली के अरकान, वो भी सोशल मीडिया के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। इवन जो आपके पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो भी सोशल मीडिया के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को दीवार के साथ लगाने का पूरा बंदोबस्त किया गया है। ये बाकायदा जो कंप्रोमाइज्ड लोग हैं उनको इस बात पे एस्टेब्लिशमेंट ने आमादा कर लिया है कि सोशल मीडिया को ख़त्म करें,
हम आपके लिए कोई ना कोई गुंजाइश पैदा कर देंगे। लेकिन क्या सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा? बड़ा सवाल यह है। लेकिन आप गौर करें कि आजकल पाकिस्तान का जितना भी रवायती मीडिया है, उनके जब भी टॉक शोज होते हैं या जहां पे भी वो कोई डिस्कशन करते हैं, तो उसमें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को जरूर डिस्कस करते हैं। ये बाय डिजाइन हो रहा है, यानी पूरा का पूरा एक हमला शुरू कर दिया गया है तहरीक इंसाफ के या इमरान खान के हमायती सोशल मीडिया के ऊपर, और वो हमला बड़ा प्लान्ड है और हर तरफ से हो रहा है। रवायती मीडिया को कहा जा रहा है कि सिर्फ इसके ऊपर डिस्कशन करें, आप छोड़ दें दहशतगर्दी हो रही है, आप छोड़ दें मईशत तबाह हो गई है, आप छोड़ दें जितनी भी खराबी पाकिस्तान के अंदर है, हर चीज को आप साइड पे रख दें। आपका पूरा फोकस और पूरा अटैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया होना चाहिए। यानी जो भी आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाकर बैठता है टॉक शो में, एंकर उससे एक ही बात पूछता है कि जनाब आपके सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की जा रही है, आपके सोशल मीडिया के ऊपर रियासत के खिलाफ तनकीद की जा रही है, आपके सोशल मीडिया के ऊपर इदारों के ऊपर तनकीद की जा रही है, और जनाब आप उसको ओन करते हैं या डिसओन करते हैं, जनाब ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तस्दीक की जा रही है। तो लगातार सोशल मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है। जो जुल्म और बर्बरियत पाकिस्तान में हो रही है उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। बहरहाल अब ये ड्यूटी लगी हुई है, और मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी अब बंदे शामिल कर दिए गए हैं जो आने वाले दिनों में निशाना बनाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को। लेकिन अगर आज इमरान खान साहब का ये लोग नाम लेते हैं ना पाकिस्तान में, मैं बात कर रहा हूं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की भी या पाकिस्तान की जो हुकूमत है इसकी भी, ये इमरान खान का नाम भी ना लेते कभी, अगर इमरान खान के पास सोशल मीडिया की ताकत ना होती। मैं आपको सच बता रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग तहरीक इंसाफ के जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं उनका नाम नहीं लेते थे, सारे डरे हुए थे, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ये इलेक्शन जीते हैं सोशल मीडिया की वजह से, यानी एक बड़ी वजह है ये इलेक्शन जीते हैं इमरान खान की मकबूलियत की वजह से और सोशल मीडिया के ऊपर चलने वाली कंपेन्स की वजह से। ये तो अपने हलकों में नहीं जा पा रहे थे, लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे थे, इनके ऊपर तो इतनी सख्ती थी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अगर ना होता तो इमरान खान का ना इस वक्त नाम लिया जा रहा होता, ना वो डिस्कस हो रहे होते, और ना ही इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का भी कोई भी दबाव होता। कोई दबाव होना ही नहीं था। ये आप लिख कर ले लें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और जितने भी हथियार लॉन्च किए जाते हैं वो सोशल मीडिया के खिलाफ किए जाते हैं। कोई खिलाड़ी लॉन्च होता है सोशल मीडिया के खिलाफ होता है, कोई एक्टर लॉन्च होता है सोशल मीडिया के खिलाफ लॉन्च होता है, कोई फौजी लॉन्च होता है रिटायर सोशल मीडिया के खिलाफ लॉन्च होता है, कोई मौलवी लॉन्च होता है सोशल मीडिया के खिलाफ लॉन्च होता है, तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई बंदा लॉन्च किया जाता है सोशल मीडिया के खिलाफ लॉन्च किया जाता है। हर आदमी एक दौर में आपने देखा होगा, आजकल जरा वो कम कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर वगैरह भी सोशल मीडिया के खिलाफ हो गए थे, याद है आपको? शेर अफजल मरवत साहब का प्रॉब्लम क्या था, सोशल मीडिया के खिलाफ हो गए थे। और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को टारगेट करते हैं, अभी आपको आने वाले दिनों में नजर आएंगे। नाजरीन एक चीज और बताऊं, तहरीक इंसाफ ने ऐसा लगता है कि कंप्रोमाइज कर लिया है कुछ चीजों के ऊपर। यानी 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसे तो ऐसा लगता है कि पसे पुश्ती डाल दिया, ना कोई सीसीटीवी फुटेज मांगता है, ना सामने आती है, ना कोई पटिशन हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है कि हमारे बंदे लापता है, अभी तक उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, ना ही लापता अफराद का प्रॉपर डाटा दिया गया अभी तक, ना ही उनके लवाहिकीन के इंटरव्यूज दिए गए अभी तक, ना ही शोहदा के लवाहिकीन के प्रॉपर इंटरव्यूज सामने लाए गए, ना ही जख्मियों के केसेस जो है उनको उठाया गया। बल्कि सारी लीडरशिप जो अवाम को लेकर डी चौक में गई थी वो सारी ईद अपने अपने घरों में अपने बीवी बच्चों के साथ मनाएंगे, जबकि वो अवाम जो अपनी लीडरशिप के कहने के ऊपर डी चौक की तरफ गई थी वो लोग, उनमें अभी भी सैकड़ों लोग गिरफ्तार हैं और वो लोग अपनी ईद जो है वो जेलों के अंदर करने पर मजबूर होंगे। आप अंदाजा कर लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अपने कारकुन के साथ खड़ी नहीं हुई, जबकि कारकुन अपनी लीडरशिप खासतौर पर इमरान खान के साथ पूरी ताकत से खड़ा हुआ है। चंद लोगों की मैं बात नहीं कर सकता, अलीमा खान साहिबा हो गई, कुछ और खवातीन, आलिया हमजा साहिबा हो गई, खदीजा शाह साहिबा हो गई, और कुछ खवातीन हैं। ये खवातीन ने खास तौर पे कैदियों के हवाले से या जिन लोगों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत हुई है उनके हवाले से ज़बरदस्त मौक़िफ़ अपनाया है और वो इस मामले के ऊपर कुछ ना कुछ करती रहती है। जबकि नॉर्मली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जैसे चेयरमैन हो गया, सेक्रेटरी जनरल, बाकी सारे लोग हो गए, ये तो ऐसा लगता है कि कैदियों को कैद करवा के भूल गए, खुद तो ये पहुंचे नहीं डी चौक। वो बेचारे जो लोग पहुंचे उनको वहां से गिरफ्तार करवा दिया और वो गिरफ्तार हो गए, वो अभी बेचारे अपनी ईद जेलों में मना रहे हैं 4 महीने गुजरने के बाद भी। और हैरत मुझे इस बात पे होती है कि अगर आपने कंप्रोमाइज करना ही था 26 नवंबर पे कत्लेआम पे, तो आप कम से कम अपने कारकुनों को तो छुड़वा लेते।
कम से कम ये जबरी गुमशुदगियां तो बंद करवा लेते। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी तेजी से जबरी गुमशुदगियां हो रही हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों को एक के बाद एक अगवा किया जा रहा है और बहुत तेजी से जबरी तौर पे लापता किया जा रहा है। ये चीजें बलूचिस्तान में कबायली इलाकों में होती थी, लेकिन अब ये चीजें हम होती हुई पहली मर्तबा पंजाब के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर देख रहे हैं। एमल वली खान ने नादरीन एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए, एमल वली खान ने कमाल कर दिया। इनके खानदान की एक लेगेसी थी, एमल वली के खानदान का एक नाम था और वो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ चलने वाला एक बड़ा मकबूल खानदान था। लेकिन एमल वली खान ने उनके पूरे खानदान की जो इज्जत है उसको मट्टी में मिलाया बड़े शानदार तरीके से। ये क्रेडिट आपको एमल वली खान को देना पड़ेगा कि उन्होंने जो है बादशाह खान का नजरिया जो है वो शारा दस्तूर पे रख के बेच दिया। आज बादशाह खान कहीं और खड़े हैं, वली खान कहीं और खड़े हैं और एमल वली खान जो है वो कहीं और खड़े हैं। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से सेनेटर की सीट भी ले ली और लेकर जनाब बगले भी बजा रहे थे कि मैंने देखें कैसे सीट ले ली। अब वो ये कह रहे हैं कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ ने वजीर आजम से कहा कि आप लोग हमें बॉर्डर पर क्यों नहीं जाने दे रहे। यानी आर्मी चीफ का मुकदमा एमल वली खान मीडिया के अंदर आकर लड़ रहे हैं कि आर्मी चीफ तो बॉर्डर पर जाना चाहते हैं, हमें अपने कामों में उलझाया हुआ है, हमें बॉर्डर पर जाने दें ताकि हम अपना काम करें और आप लोग अपना काम करें। अब मेरा सवाल यह है कि ज़राअत के अंदर हमने तो आपको नहीं उलझाया, सिविल गवर्नमेंट ने तो आपको नहीं उलझाया। फौज को ज़राअत के अंदर, सनत के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, सड़कें बनाने के अंदर, कारोबार करने के अंदर, रियल स्टेट चलाने के अंदर, सियाहत के अंदर और बेशुमार ऐसे शोबे हैं जिसके अंदर फौज को नहीं होना चाहिए। तो फौज तो अपनी मर्जी से इन सारी चीजों के अंदर आई है। आज जितने भी कारोबार फौज कर रही है वो सारे अपनी मर्जी से कर रही है। सियासतदानों ने जबरदस्ती तो नहीं कहा कि ये कारोबार आप करें, और सियासत में मुदाखलत भी फौज अपनी मर्जी से करती है। किसी भी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन चाहिए होती है और उसके लिए वो सियासत में पूरी तरह से मुदाखलत शुरू कर देते हैं। अब आर्मी चीफ की अगर ये ख्वाहिश है भी तो ये गंद का टोकरा जो है, ये जो गंद का टोकरा है, ये इसी मिलिट्री रिजीम में तैयार हुआ है ना, तो ये उठा के आपको फिरना पड़ेगा। ये सारे नालायक हैं, नकम्मे हैं जिनको लाकर बिठाया गया है। अब ये गंद का टोकरा जो तैयार हुआ है, चूचू का मुरब्बा, इसको सर पे उठा के आपको चलना पड़ेगा। ये आपके साथ ही नत्थी हैं, इनसे अब आप पहलू तय नहीं कर सकते। ना ये बोल सकते हैं, सदर को सुन लिया आपने, ना ये चल सकते हैं सही तरीके से। एक कानून तो ये खुद से पास नहीं कर सकते। अब ये जो ख्वाहिश है कि हम बॉर्डर पे चले जाएं, वो तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक ये लूली लंगड़ी हुकूमत बैठी हुई है। ये हुकूमत जाएगी, अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत आएगी और फिर वो फौज को फौज के आईनी किरदार के अंदर भेजेगी, फिर जाके फौज की इन सारी चीजों से जान छूटेगी। वैसे जुमले बड़े मजेदार हैं अगर वाकई आर्मी चीफ ने बोले हैं, जो कि एमल वली खान ने रिपोर्ट किए हैं। बोलने में और करने में जब फर्क होना तो फिर मजा नहीं आता। आप कर कुछ और रहे हूं, आप बोल कुछ और रहे हूं, तो बड़ा अजीब लगता है और फिर इस तरह लोगों का जो है वो ट्रस्ट भी खत्म होता है। नादरीन, एक और चीज है कि हुकूमती वुज़रा ने, यानी इसके साथ ही खबर को जोड़ दें आप। एक तरफ एमल वली खान कह रहा है कि आर्मी चीफ कहते हैं हम बॉर्डर पे जाना चाहते हैं, हम किसी चीज में मुदाखलत नहीं करना चाहते। ऊपर से दो हुकूमती वुज़रा ने स्टेटमेंट दिया इसी दौरान में। जब एमल वली खान ये कह रहे थे तो दो हुकूमती वुज़रा जिनमें बैरिस्टर अकील और राना सनाउल्लाह है, वो दोनों जब एंकर्स ने उनसे पूछा फैसलों के हवाले से और वजारत दाखिला में 3-3 वजीर होने के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी फैसले तो जहां होने होते हैं वहां हो जाते हैं। जिन्होंने फैसले करने होते हैं उन्होंने ही करने होते हैं, जिन्होंने काम करना होता है उन्होंने ही करना होता है। वजीरों का क्या काम है? यानी हुकूमत एक तरफ ये कह रही है कि हमारा भाई कोई लेना देना नहीं है, हम ना लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं, ना दाखिला को देखते हैं, ना खारजा को देखते हैं, मुल्क को हम नहीं चला रहे, मुल्क को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। दूसरी तरफ एमल वली खान साहब कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो चाहते हैं कि वो चलाएं ही ना। एक तरफ जो वुज़रा है वो बेबसी का इजहार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो एमल वली खान है जो एएनपी, यानी मैं तो कहूंगा ये किस तरफ चल पड़ी है एएनपी। मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि एक ऐसी जमात जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात के तौर पे जानी जाती है वो एक टाउट जमात बन जाएगी और एएनपी अमली तौर पे खत्म हो जाएगी। देखिए, ये जमात जो है वो, इसका नजरिया ही एक था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना, और जिस तरह ये जमात प्रो एस्टेब्लिशमेंट बना दी है एमल वली खान साहब ने, तो इसके बाद तो इस जमात का नजरिया खत्म हो गया। और जब किसी जमात का नजरिया खत्म हो जाए तो वो जमात अमली तौर पे मौजूद नहीं रहती। जरदारी साहब नादरीन नहरें निकालते हैं और पीपल्स पार्टी उसके खिलाफ बयानियां बनाती है। मैं हैरान हो रहा हूं कि ये ऐसा कैसे कर सकते हैं।
मैंने आपको सबूत दिखाए कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अहकामात जारी किए कि ये 6 नहरें फौरी तौर पे बनाई जाएं और पंजाब के अंदर पानी रोका जाए और चोलिस्तान के रेगिस्तान में ये पानी भिजवाया जाए, जहां पे पाक फौज के जेर इंतजाम ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जो है वो काश्तकारी शुरू की जा रही है। और मैं आपको फर्क बताता हूं, मुझे कुछ किसानों ने बताया कि जो जरखेज जमीनें हैं पंजाब की, जिनके ऊपर सोसाइटियां बना के पैसा बना लिया गया है, वहां पे जहां 1 लीटर पानी लगता था जिस फसल के लिए, वही फसल अगर लगाई जाएगी चोलिस्तान में तो 4 लीटर पानी लगेगा और बाद औकात इससे भी ज्यादा लगेगा। तो ये इतना पानी अब जाया होने जा रहा है। पाकिस्तान पहले ही पानी की किल्लत का शिकार है। अब पीपल्स पार्टी जनाब सिंध के अंदर एहतजाज करती है, मिनट बाद उनका कोई ना कोई बयान आ जाता है कि जी नून लीग को हम पंजाब में नहरें नहीं निकालने देंगे, इनका पुराना ख्वाब है, हम इनको रोकेंगे। और भाई सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने इसके ऑर्डर्स दिए हुए हैं और उसके सबूत मैं आपको दिखा चुका हूं कि खुद अहकामात दिए हैं कि फौरन निकालो ये 6 नहरें और जबरदस्त तरीके से निकालो, इनको कंक्रीट करो, इनकी किनारियों को, और जबरदस्त तरीके से इस काम को मुकम्मल करें। जरदारी ऑर्डर देता है और सिंध के अंदर जरदारी की जो पार्टी है वो उसके खिलाफ जो है वो एहतजाज करती है और नाम लगाती है नून लीग का। दिस इज कॉल्ड नूरा कुश्ती। इमरान खान ने हमें बताया था कि ये नूरा कुश्ती करते हैं, हमें समझ नहीं आ रही थी पाकिस्तानियों को, लेकिन अब बड़ा क्लैरिटी के साथ समझ आ गया नूरा कुश्ती है। नाज़रीन, एक काम पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक, ये अफगानिस्तान के 3 रोजा दौरे पर गए हैं, सबूत भी लेकर गए हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये दौरे में से कुछ मुस्बत चीजें निकलेंगी और अफगानिस्तान के वजीर खारजा के साथ इनकी मुलाकात भी है और अल्लाह करे कि यहां पे सेंस प्रिवेल करे और दोनों ममालिक एक ऐसे रास्ते की तरफ चले जहां से अमन की तरफ एक नया सफर शुरू किया जा सके। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।